हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एक्सेल ज्ञान में। आज क्लास 10th के सोशल साइंस एक सब्जेक्ट है, उसके अंतर्गत एक किताब आता है, बुक आता है, जिसका नाम है इकोनॉमिक्स, यानी हमारी अर्थव्यवस्था। ठीक है, आपका जो किताब है उसका हम लोग आज फर्स्ट चैप्टर जो है, जिसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। इस अध्याय में आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण सवाल है उसको इस वीडियो के माध्यम से करवा दिया जाएगा। बस आप लोग हमारे साथ अंत तक बने रहें। ठीक है, पहले अध्याय का पहला जो हमारा टॉपिक है वो है अर्थव्यवस्था क्या है, या अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है और हो सकता है तो 2024 की एग्ज़ाम जो आपका एनुअल एग्ज़ाम होगा बोर्ड का, उसमें पूछा भी जाए। तो इसलिए आप लोग एकदम इसको अच्छे से ध्यानपूर्वक समझेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको। आपका पहले इसका हम लोग जो किताबी परिभाषा होता है या जो आपका बुक कहता है, ठीक है, आपका जो अर्थशास्त्री क्या कहता है इसके बारे में, उसको समझेंगे और उसके बाद हम लोग इसको अपने शब्दों में, अपने आसान शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्या कहता है, अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है। अब हम लोग अर्थव्यवस्था को समझने से पहले इस आर्थिक क्रिया को समझेंगे कि आर्थिक क्रिया क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग अर्थव्यवस्था को समझेंगे। अब चलिए, आर्थिक क्रिया क्या होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का काम करता है, ठीक है, चाहे शारीरिक काम करे या मानसिक काम करे, और उस काम के बदले वहाँ से जो उसे पारिश्रमिक मिलता है, जो उसे आय की प्राप्ति होती है, उसको हम लोग आर्थिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए जैसे आपके पिताजी हो गए, बड़े भाई हो गए, है ना, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में काम करते हैं और वहाँ से उनको आय की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो क्या कहलाएगा, आर्थिक क्रिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आर्थिक क्रिया कहलाएगा। चलिए, अगर वहाँ से आय की प्राप्ति नहीं हो रही है तो आर्थिक क्रिया नहीं कहलाएगा, वो कहलाया फिर अनार्थिक क्रिया। तो आप लोग इस दोनों को अच्छे से समझेंगे। हो सकता है कि एग्जाम में ये MCQ में पूछ दे कि आर्थिक क्रिया क्या होता है ना, और अनार्थिक क्रिया क्या होता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम देखते हैं। अब अर्थव्यवस्था को एक बार और देखते हैं इसको। तो अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है, जैसे कृषि, व्यापार, उद्योग, बैंकिंग, परिवहन, संचार इत्यादि। और इसको एक वर्ड में क्या कहता है, शॉर्टकट में, संक्षेप में, अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। अब इसको देखिए, समझते हैं इसको क्या कहता है। भी परिभाषा है, उसमें अर्थशास्त्रियों का काफ़ी मतभेद होता है। कोई अर्थशास्त्री अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ और बताते हैं, कोई अर्थशास्त्री अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ और बताते हैं। हमको उन सब पे ध्यान नहीं देना है, जो हमें अच्छा लगेगा हम उन्हीं के कथन को थोड़ा पढ़ेंगे, रीड करेंगे। ठीक है, और ये चलिए, तो इस अर्थव्यवस्था के बारे में ब्राउन क्या कहते हैं। तो ब्राउन कहते हैं कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। तो बताइए आप लोग, किसके अनुसार अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की प्रणाली है। तो ब्राउन के अनुसार। अगर आपको एग्जाम में MCQ में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि किसके अनुसार अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की प्रणाली है, तो आपको क्या कहना है, ब्राउन के अनुसार। किसके अनुसार, ब्राउन के अनुसार। ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए, अब दूसरे शब्दों में क्या कहता है, तो अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य कर अपनी आजीविका चलाते हैं। क्या कहता है, अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य कर अपनी आजीविका चलाते हैं। मतलब अर्थव्यवस्था में लोग काम करके वहाँ से आय की प्राप्ति करके और अपने परिवार की जो मूलभूत आवश्यकता होता है उसको पूर्ति करता है। ठीक है, और क्या करता है, आर्थर लेविस क्या कहता है। तो आर्थर लेविस के अनुसार अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधनों का प्रयोग करता है। ठीक है, तो ये सब था आपका जो किताब परिभाषा कहता है, आपका जो अर्थशास्त्री कहता है अर्थव्यवस्था के बारे में। ठीक है, अर्थव्यवस्था के बारे में आपने कई बार नाम भी सुना होगा कि अर्थव्यवस्था देश का ऐसा है वैसा है, हमारा देश का अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रहा है, अर्थव्यवस्था हमारा नीचे जा रहा है, अर्थव्यवस्था का चार्ट हमारा ऊपर हो रहा है। ठीक है, तो इससे पहले आपको अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ नहीं पता है। ठीक है, कि अर्थव्यवस्था किसका नाम है, किस चिड़िया का नाम है, किस पंछी का नाम है, किस जगह का नाम है, किस पेड़ का नाम है, किस पौधा का नाम है। तो आज हम लोग अर्थव्यवस्था के बारे में इसको हम अपने शब्दों में आप समझने का प्रयास करेंगे कि अर्थव्यवस्था होता क्या है। चलिए, तो देखिए क्या कहता है। मान लीजिए हर एक व्यक्ति को अपना जीविका चलाने के लिए किसी न किसी क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार का कार्य करना पड़ता है। ठीक है, और उस कार्य के बदले जो वहाँ से
आय की प्राप्ति होती है, वो हमारा काम जो है हमारा अर्थव्यवस्था कहलाता है। अब जैसे शिक्षक कहाँ लगे हैं, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, ठीक है। और क्या करता है, वहाँ वो काम करते हैं और वहाँ से उनको धन की प्राप्ति होती है। तो क्या कहलाएगा, हमारा काम हमारा अर्थव्यवस्था कहलाएगा, ठीक है। अब जैसे किसान है, किसान कहाँ काम करेंगे भाई, तो खेत में काम करेंगे, है ना। और वहाँ फसल का उत्पादन करेंगे और फसल को खाने योग्य रख के जो उनको बचेगा वो बाज़ार में बेचेंगे और वहाँ से जो उनको धन की प्राप्ति होगी यानी आय की प्राप्ति होगी और उस आय से वो अपने परिवार की मूलभूत आवश्यकता को पूर्ति करेंगे। तो हमारा काम जो हो गया खेती का, कृषि का, वो हमारा अर्थव्यवस्था कहलाएगा, ठीक है। यानी हम काम को अर्थव्यवस्था कहते हैं। जिस देश में काम करने का साधन जितना होगा उस देश का विकास उतना अधिक होगा, वहाँ के लोगों को रोजगार का अच्छा अवसर मिलेगा काम करने का, है ना। और वो देश उतना विकसित देश होगा, ठीक है। तो चलिए अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोग समझ गए होंगे। आप जैसे देखिए मजदूर लोग हैं, मजदूर कहाँ काम करते हैं भाई, कल कारखाने में, किसी फैक्ट्री में 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे काम करते हैं, ठीक है। और वो काम करने के बदले उनको पारिश्रमिक मिलता है, ठीक है। माह का वेतन 10,000, 12,000, 15,000, 18,000, 20,000, ठीक है। और उस आय से वो अपने परिवार की जो मूलभूत आवश्यकता होता है उसकी पूर्ति करता है, ठीक है। तो काम जो हो गया हमारा वो अर्थव्यवस्था हो गया, है ना। प्रत्येक व्यक्ति को अपना जीविका चलाने के लिए, है ना, किसी न किसी क्षेत्र में काम करना पड़ता है, किसी न किसी प्रकार का काम करना पड़ता है। तो काम हमारा अर्थव्यवस्था हो गया। समझ में आया आप लोगों को, है ना। तो अर्थव्यवस्था के बारे में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं बचा होगा, ठीक है। तो चलिए इसको आप लोग अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन करेंगे, है ना। ये एग्ज़ाम में हो सकता है कि 2024 के आपका जो एनुअल एग्ज़ाम होगा, वार्षिक एग्ज़ाम होगा बोर्ड का, उसमें ये क्वेश्चन पूछे और ये कई बार पूछा भी जा चुका है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपका इकोनॉमिक्स का जो पहला चैप्टर है अर्थव्यवस्था में इसके विकास, इसमें एग्जाम के दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, केवल महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना, उसको हम लोग अच्छे से समझेंगे, अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करेंगे, उसको याद करने का कोशिश करेंगे, समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। हमारा इस चैप्टर का जो दूसरा टॉपिक है वो है उपनिवेश। उपनिवेश क्या होता है, ठीक है। तो अब हम लोग इस टॉपिक को, उपनिवेश को समझेंगे। जो हमारा दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो दूसरा टॉपिक है हमारा उपनिवेश यानी कॉलोनी। क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, कॉलोनी, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम देखते हैं कि आपका किताब क्या कहता है उपनिवेश के बारे में, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या कहता है बुक। जब कोई भी देश किसी बड़े समृद्धशाली राष्ट्र के शासन के अंतर्गत रहता है और उसके समस्त आर्थिक एवं व्यावसायिक कार्यों का निर्देशन एवं नियंत्रण शासक देश का होता है, तो ऐसे शासित देश को शासक देश का उपनिवेश कहा जाता है। क्या कहता है एक बार और इसको समझिए। जब कोई भी देश किसी बड़े समृद्धशाली राष्ट्र के शासन के अंतर्गत रहता है और उसके समस्त आर्थिक एवं व्यावसायिक कार्यों का निर्देशन एवं नियंत्रण शासक देश का होता है, तो ऐसे शासित देश को शासक देश का उपनिवेश कहा जाता है। उपनिवेश के बारे में क्या कहता है, जब कोई बड़ा देश होता है, शक्तिशाली देश होता है, जैसे पहले अंग्रेज काफ़ी शक्तिशाली देश था, है ना। इंग्लैंड काफ़ी शक्तिशाली देश था, उसने अमेरिका को अपना उपनिवेश बना कर रखा, भारत को उपनिवेश बना कर रखा और कई ऐसे देश है जिसको अपना गुलाम बना के रखा। तो उपनिवेश का मतलब ये होता है, अब जैसे भारत किसका उपनिवेश था, तो अंग्रेज का उपनिवेश था, है ना, ब्रिटिश शासक का उपनिवेश था। तो उपनिवेश का मतलब होता है आप कोई बड़ा देश है ना, आप किसी छोटे मोटे देश पे पूरा कब्जा कर लेता है, पूरा अधिकार कर लेता है और उस देश के जो भी व्यावसायिक होता है, मतलब यानी व्यवसाय से संबंधित जो भी निर्देशन होता है, नियंत्रण होता है, किसके हाथ में रहता है, तो जो उस देश पे कब्जा किया रहता है, ठीक है। तो सब कंट्रोलिंग किसके हाथ में होता है, तो जो देश दूसरे देश पे कब्जा किया रहता है ना, तो उसको हम लोग उपनिवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, उपनिवेश कहते हैं। अब एक बार और समझिए, मान लीजिए इंग्लैंड काफ़ी शक्तिशाली देश था, उसने अमेरिका को अपना उपनिवेश बना कर रखा 150 वर्षों तक, 150 वर्षों तक, भारत को 200 वर्षों तक उपनिवेश बना के रखा। तो उपनिवेश का मतलब ये होता है, आप कोई शक्तिशाली देश है, कोई अमीर देश है, ठीक है, और छोटे मोटे देश को अपने अंदर रखता है, उसका जो भी कंट्रोलिंग होता है, नियंत्रण होता है, सब अपने हाथों में रखता है, ठीक है। तो वैसा देश
क्या कहलाएगा? उस दूसरे देश का उपनिवेश कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उपनिवेश कहलाएगा। अब मान लीजिए जैसे भारत है, भारत पाकिस्तान पे अधिकार कर ले, पूरा कब्जा कर ले, और वहाँ का जो भी कंट्रोलिंग है वो सब किसके हाथ में रहेगा? भारत के हाथ में रहेगा। तो पाकिस्तान भारत का क्या कहलाएगा? उपनिवेश कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उपनिवेश। तो और इसको देखिए, इसको क्या कहता है? अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाकर भारत को करीब 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासक का उपनिवेश बनाकर रखा। अब चलिए इसका देखिए, अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि अंग्रेजों ने कौन सी नीति अपनाकर भारत को लूटा, तो आपको क्या कहना है? फूट डालो और शासन करो, फूट डालो और शासन करो। तो बताइए आप लोग कि अंग्रेजों ने कौन सी नीति अपनाकर भारत को लूटा? तो फूट डालो और शासन करो। इसका अर्थ होता है चुगली करना, एक दूसरे को आपस में लड़ाना और बीच में इसका फायदा उठाना। ठीक है, तो एक बार और बताइए, अंग्रेजों ने कौन सी नीति अपनाकर भारत को लूटा? तो फूट डालो और शासन करो, फूट डालो और शासन करो, जिसका अर्थ क्या होता है? एक दूसरे को आपस में लड़ाना और बीच में उसका फायदा उठाना। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए, ऑब्जेक्टिव में कोई पूछ दे कुछ, या फिर आपके एनुअल एग्जाम में पूछे कि भारत कितने वर्षों तक ब्रिटिश शासक का उपनिवेश था, तो करीब 200 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 200 वर्षों तक। और उस समय भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भारत को सोने की चिड़िया। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में ये पूछ दे कि सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता है, तो भारत को कहा जाता है। किस समय? तो जब भारत ब्रिटिश शासक का उपनिवेश था उस समय। समझ में आया कि नहीं आया समझ में? चलिए एक बार और इसको समझिए। आप क्या कहता है? जब कोई भी देश किसी बड़े समृद्धशाली राष्ट्र के शासन के अंतर्गत रहता है, क्या कहता है? आप कोई अमीर देश है, जब अमीर देश है, ठीक है, वो छोटे मोटे देश को गुलाम बना के रखता है, उस पर अधिकार कर लेता है, और उसका व्यवसाय से संबंधित पैसा से संबंधित, धन से संबंधित जो भी नियंत्रण होता है किसके हाथ में रहता है? तो जो देश दूसरे देश पे अधिकार किया रहता है उसका। ठीक है, तो ऐसे देश को, ऐसे शासित देश को शासक देश का उपनिवेश कहलाता है। ठीक है, अंग्रेजों ने कौन सी नीति अपनाकर भारत को लूटा? तो फूट डालो और शासन करो की नीति। इसका अर्थ होता है चुगली करना। ठीक है, दो आदमी को आपस में लड़ना, बीच में फायदा उठाना। और उसके बाद क्या कहता है? भारत करीब 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासक का उपनिवेश बनाकर रखा। तो स्टूडेंट, हमारा जो तीसरा टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है अर्थव्यवस्था के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। तो चलिए, अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार का होता है, तो अर्थव्यवस्था 3 प्रकार का होता है। ठीक है, क्लियर? चलिए, पहला जो प्रकार है अर्थव्यवस्था को, वो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, तो आप इसको किताबी परिभाषा देखते हैं हम पहले। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्ति के पास होता है, जो इसका उपयोग निजी लाभ के लिए करते हैं, जैसे अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया आदि। चलिए, ये तो था आपका किताब का परिभाषा। अब इसको अपने शब्दों में समझते हैं। अब मान लीजिए जैसे अमेरिका देश है, ठीक है, तो अमेरिका में जो भी वस्तुओं का उत्पादन होता है, मान लीजिए वस्तु या फिर सेवा आसमान से तो नहीं टपकता है, वो यहीं पे बनता है ना, कहीं किसी कंपनी में बनता है, किसी फैक्ट्री में उत्पादन होता है उस चीज़ का, आसमान से तो नहीं आता है। अब चलिए, अब मान लीजिए अमेरिका में लैपटॉप का उत्पादन हो रहा है। ठीक है, अमेरिका में लैपटॉप का उत्पादन हो रहा है, तो उस लैपटॉप से संबंधित जो भी कार्य है वो सब किसके देखरेख में रहेगा? तो निजी व्यक्ति, जो उसका स्वामी है उसके देखरेख में रहेगा। ठीक है, यहाँ पर गवर्नमेंट का या किसी थर्ड पार्टी का कुछ चलने वाला नहीं है। उस लैपटॉप का जो स्वामी होगा, जो मालिक होगा, उस वस्तु से जो भी नियंत्रण होगा, उस वस्तु से संबंधित जो भी नियंत्रण होगा, सब किसके हाथ में होगा? तो निजी व्यक्ति के हाथ में। किसके हाथ में? निजी व्यक्ति के हाथ में। तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, अब उस वस्तु से संबंधित क्या क्या नियंत्रण हो सकता है? तो नियंत्रण ऐसे इस प्रकार का हो सकता है। अब वस्तु बनाने के लिए किस प्रकार के लेबर को रखा जाए, किस प्रकार के इंजीनियर को रखा जाए, उसका एक्सपीरियंस कितना हो, इससे इसका जो कच्चा माल होता है वो रॉ मटेरियल कहाँ से लाया जाए, ये जो प्रोडक्ट हमारा बन के तैयार हो गया है इसको कितने मूल्य पे बेचा जाए, इसको किस बाज़ार में बेचा जाए, इसको इंडिया भेजा जाए कि नहीं भेजा जाए, है ना। तो इससे संबंधित जो भी कंट्रोलिंग होगा वो सब निजी व्यक्ति के हाथ में होगा। ठीक है, यानी उस वस्तु का जो स्वामी होगा उसके हाथ में होगा। यहाँ गवर्नमेंट का या किसी थर्ड पार्टी का कुछ भी चलने वाला नहीं है। तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को हम लोग पूंजीवादी यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब चलिए
एक बार इसको ऑब्जेक्टिव के टाइप में कुछ इस प्रकार से भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। वो पूछेगा कैसे, तो आपसे पूछेगा कि बताइए अमेरिका में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो आपको क्या कहना है, अमेरिका में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था, तो आपको क्या कहना है, तो अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। हमने पढ़ा है ना अभी कि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया इन देशों में कैसा अर्थव्यवस्था है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि अमेरिका में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो आपको बताना है कि अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि जापान में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो आपको क्या कहना है, जापान में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलिया में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो आपको क्या कहना है कि ऑस्ट्रेलिया में जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ऑस्ट्रेलिया में किस प्रकार का अर्थव्यवस्था है, तो ऑस्ट्रेलिया में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, है ना। चलिए अब चलिए दूसरा जो हमारा अर्थव्यवस्था का प्रकार है वो है समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी। चलिए अब इसको हम देखते हैं, किताबी परिभाषा इसके बारे में हम देखते हैं पहले। तो चलिए हम लोग देखते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व एवं संचालन देश की सरकार के पास होता है, जिसका उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है। जैसे चीन, क्यूबा आदि देशों में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। चलिए ये तो था आपका बुक का परिभाषा, ठीक है ना। अब इसको हम अपने शब्दों में समझेंगे, अपने सरल शब्दों में, है ना। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है। तो आप मान लीजिए चाइना में किसी फ़ोन का उत्पादन हो रहा है, ठीक है, किसी प्रकार के किसी भी कंपनी का कुछ भी बन रहा है, यानी पंखा हो गया, बल्ब हो गया, बॉल, एलईडी लाइट जिसको बोलते हैं, ठीक है, और उसके बाद मोबाइल हो गया, है ना, टीवी हो गया, जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है या किसी भी प्रकार का चीज़ है अमेरिका में उत्पादन हो रहा है, ठीक है। तो उस वस्तु से संबंधित जो भी कंट्रोलिंग है किसके हाथ में होगा, वहाँ के गवर्नमेंट के हाथ में, यानी वहाँ के सरकार के हाथ में, ठीक है। वहाँ का जो भी उस वस्तु से संबंधित नियंत्रण होगा किसके हाथ में होगा, गवर्नमेंट के हाथ में। वहाँ निजी व्यक्ति का कुछ नहीं चलेगा, वहाँ सिर्फ और सिर्फ चलेगा किसका, तो वहाँ के सरकार का, वहाँ के सरकार का। अब उस वस्तु से संबंधित क्या क्या नियंत्रण हो सकता है, तो वस्तु को उस वस्तु से संबंधित कंट्रोलिंग इस प्रकार के हो सकता है, किस वस्तु को बनाने के लिए किस प्रकार के लेबर को रखा जाए, किसको रखा जाए, उससे कितने घंटे काम करवाना है, वह वस्तु बन जाने के बाद उसको कितने मूल्य पे बेचना है, किसको देना है, किसको नहीं देना है, किस देश में भेजना है, नहीं भेजना है, उसको कितने मूल्य पे बेचना है। तो उस वस्तु से संबंधित जो भी कंट्रोलिंग होगा यानी नियंत्रण होगा किसके हाथ में होगा, वहाँ के देश के सरकार के हाथ में होगा ये सारी कंट्रोलिंग, ठीक है। तो अब क्या कहता है, जैसे चाइना, क्या कहता है, चाइना, तो यानी चाइना में जो भी वस्तु बनेगा उस सब का कंट्रोलिंग किसके हाथ में होगा, तो वहाँ के गवर्नमेंट के हाथ में। अगर क्यूबा में किसी भी तरीके की वस्तु बनेगा या किसी भी प्रकार की वस्तु का उत्पादन होगा तो उस वस्तु पे जो भी नियंत्रण होगा किसके हाथ में होगा, तो वहाँ के सरकार के पास होगा, ठीक है। तो चलिए समझ के आप लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था। और समाजवाद अगर आपसे इस तरीके से पूछा जाए कि चीन में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो आपको क्या कहना है, समाजवादी अर्थव्यवस्था। क्या कहना है आपको, समाजवादी अर्थव्यवस्था। और आपसे पूछा जाए कि क्यूबा में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो आपको क्या कहना है, क्यूबा में समाजवादी अर्थव्यवस्था है, ठीक है। और समाजवादी अर्थव्यवस्था में ज़्यादा बल किस पे दिया जाता है, तो लोक कल्याण पे, यानी सामाजिक कल्याण पे, इससे समाज का भला हो, ठीक है ना। सामाजिक बल पे इसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था में ज़्यादा बल दिया जाता है। समझ में आया। तो चलिए इसको समझ गए, इसको हम लोग समझ गए। और अर्थव्यवस्था का जो तीसरा टाइप है यानी तीसरा प्रकार है वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो हमारे भारत में है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं अब। तो चलिए स्टूडेंट अब हम देखते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, इसका डिफिनेशन देखते हैं, इसका परिभाषा देखते हैं क्या कहता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्ति दोनों के व्यक्तियों के पास होता है, ठीक है। एक बार और, मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। यह अर्थव्यवस्था पूंजीवाद तथा समाजवाद के बीच का रास्ता है, ठीक है। क्या कहता है, यह अर्थव्यवस्था पूंजीवाद तथा समाजवाद के बीच का रास्ता है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। इतना तो आप लोग समझ गए, परिभाषा आप लोग समझ गए, देख लिए।
अब इसको अपने भाषा में समझते हैं। मान लीजिए हमारा देश, हम किस देश में रहते हैं, तो भारत देश में। तो हमको भारत देश के भी बारे में जानकारी होना चाहिए ना, कि यहाँ किस प्रकार की अर्थव्यवस्था, हम लोगों के यहाँ का जो इकोनॉमी सिस्टम है, किस प्रकार की इकोनॉमी सिस्टम है ना। तो चलिए, अब मान लीजिए भारत में वस्त्र का उद्योग हो रहा है, तो अब इस वस्त्र से संबंधित जो भी निर्णय होगा, क्या होगा, इस वस्त्र से संबंधित जो भी निर्णय होगा वो यहाँ की भारत का जो गवर्नमेंट है, ठीक है, और इसका जो मालिक है, ठीक है, वो दोनों मिलकर सब इसका निर्णय लेगा। इससे संबंधित जो भी निर्णय होगा वो दोनों मिलकर लेगा। यहाँ का जो गवर्नमेंट है और इसका जो मालिक है, इसका जो स्वामी है, वो दोनों मिलके इस सब का नियंत्रण करेगा। और नियंत्रण किस प्रकार से हो सकता है, नियंत्रण किस प्रकार का हो सकता है, तो नियंत्रण कुछ इस प्रकार से हो सकता है कि कच्चा माल कहाँ से लाना है, कितना मूल्य पे बेचना है, कहाँ बेचना है, ये सब जो भी नियंत्रण होगा ना, वो सब यहाँ के निजी व्यक्ति के हाथों में भी होगा और यहाँ का जो गवर्नमेंट है उसके हाथों में भी होगा, ठीक है। तो इस प्रकार के अर्थव्यवस्था को हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जा सकता है 2024 के एग्जाम में, एनुअल एग्जाम में, ठीक है, कि अगर आपसे पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था, तो आपको क्या कहना है कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसका मतलब ये है कि भारत में जो भी वस्तु और सेवा का उत्पादन होगा ना, वो उस सब का कंट्रोलिंग किसके हाथ में होगा, तो यहाँ के उस वस्तु का जो मालिक है उसके हाथों में भी होगा और यहाँ का जो गवर्नमेंट है उसके हाथों में भी इस वस्तु का कंट्रोलिंग होगा और दोनों मिलके साथ में काम करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। तो आशा करते हैं बस इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा, तो इस वीडियो में हमने अर्थव्यवस्था के बारे में जाना, उपनिवेश के बारे में जाना और अर्थव्यवस्था के प्रकार और अर्थव्यवस्था के जो प्रमुख 3 प्रकार थे उसके बारे में भी हम लोग डिटेल से समझ गए। और अब हम अगले वीडियो में आपके साथ मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, ठीक है। जब तक आप लोग हमारे साथ बने रहें, धन्यवाद।